प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं ये एक पंप, इसके साथ साथ ये एक बॉटल जिसमें यहां पर ये कुछ स्पिरिट है और इसके साथ एक बैलून। तो इनके जरिए हम समझने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज का लेक्चर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले कि इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में स्टडी किया था, उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखी थी, बाईसाइकिल पंप एंड ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। और आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं, ये लेक्चर भी उसी के साथ लिंक्ड है। तो अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से होते हैं? देखो, एक तो नाम से वाज़ेह हो रहा है आइसोथर्मल, यानी कि कुछ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हमने स्टेट वेरिएबल्स पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, पी वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये क्या बताते हैं? किसी भी गैस की स्टेट के बारे में बताते हैं। तो यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि इनमें से ये जो एक स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आपको यह भी मालूम है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ यही कहता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर आज मैंने आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस चेक करना है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मान लो मेरे पास पानी है, एक बकेट है, उसमें कुछ पानी है, इसका टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखना है, तो क्या मुझे हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? जरा कमेंट से बताओ। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखना है तो क्या मुझे हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? यस और नो में आंसर करो। अब जब मैं क्लास में पूछता हूं ना स्टूडेंट्स को, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर नहीं देंगे। मैं पूछता हूं क्यों नहीं देंगे? कहते हैं ना सर वो जब हम हीट देंगे ना तो टेम्परेचर राइज करेगा। तो भाई साहब मैं क्या पूछ रहा हूं कि यहां पर हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? यहां पर देखें, अगर मैंने इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है तो क्या मुझे हीट देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? भाई यहां पर मुझे कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, यानी धीमे धीमे मैं हीट देता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मैं क्या करूंगा? हीट देता रहूंगा, तभी तो टेम्परेचर 70 डिग्री पर मेंटेन रहेगा। अगर मैं यहां पर हीट प्रोवाइड नहीं करूंगा तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर 70 से ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इट्स मीन कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जस्ट टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहता है, हीट के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी हीट का दाखिला ममनू नहीं है। अगर आप हीट का आना जाना रोक देंगे तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा, वो आइसोथर्मल नहीं रहेगा। तो यहां पर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपने लाजमी तौर पर क्लियर करनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर भी हो सकती है सिस्टम में और हीट लीव भी हो सकती है, यानी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसमें हीट ऐड भी की जा सकती है, हीट सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप हीट ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। यहां पर ये वाटर के एग्जांपल तो मैंने वैसे आपको दी है क्योंकि हमने गैसेस के बारे में पढ़ना है। बॉयल्स लॉ जो है ये गैसेस के बारे में है, तो यहां पर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को भी इसी कंटेक्स्ट में देखना है, गैसेस के कंटेक्स्ट में। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस प्रेजेंट है, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है? यहां पर ये कुछ इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मान लो मुझे इसका टेम्परेचर फिक्स रखना है, और कितना रखना है? मुझे 300 केल्विन या लेट्स से 350 केल्विन तक फिक्स रखना है।
अब अगर मुझे इसका टेम्परेचर 350 केल्विन तक फिक्स रखना है तो मुझे आराम से इसको कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हीट प्रोवाइड। यानी यहां पर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आराम से करूंगा। इसी वजह से आपको पढ़ाया जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं ये स्लो होते हैं, यानी स्लोली यहां पर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि टेम्परेचर इससे बढ़े भी नहीं और हीट को यहां से बिल्कुल खत्म भी नहीं करेंगे ताकि टेम्परेचर डाउन ना हो, यानी कांस्टेंटली इसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहां से फिर आपको क्या समझ आया? आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, हीट दे भी सकते हैं, उसमें से हीट निकाल भी सकते हैं। तो लिहाजा आइसोथर्मल प्रोसेस की फिर डेफिनेशन यही है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी डेफिनेशन को उठा के यहां पर लिख देते हैं। यहां पर अब सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन लिख दी है। द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा प्रोसेस जिसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया जाता है, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऑलरेडी हम बॉयल्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि जब T क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। यहां से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हम निकालते थे, यानी अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल लेकर आएंगे तो कांस्टेंट ओवर V बनेगा, V को इधर लेकर आएंगे तो PV कांस्टेंट रह जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये सेटिस्फाई करता है बॉयल्स लॉ की इस कंडीशन को। इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, यानी कि ऐसे प्रोसेस पर हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से लिखा है इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ वेयर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गिवन गैस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बॉयल्स लॉ वाले लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा चुका हूं कि पीवी किस तरह से कांस्टेंट रहता है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ स्टार्ट से हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किस तरीके से पीवी कांस्टेंट होता है जब टी कांस्टेंट होता है। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही बात लिखनी है कि अगर कोई गैस कंप्रेस होगी या फिर एक्सपैंड होगी, जिस तरह बॉयल्स लॉ वाले लेक्चर में मैंने आपको गैस को कंप्रेस करके दिखाया था, प्रेशर को बढ़ाया था, वॉल्यूम कम हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो यहां पर भी इसी तरीके से लिखा है व्हेन दी गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेसेस आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जब किसी भी गैस को एक्सपेंड किया जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। उस केस में क्या होता है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि आइसोथर्मल चेंज आने से पहले जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है और आइसोथर्मल चेंज आने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। P1V1 is equal to P2V2, where P1V1 are initial pressure and volume, ये initial pressure और initial volume है, और P2V2 क्या है? ये final pressure and final volume है। After the isothermal change, यानी isothermal change के बाद, देखो isothermal change से पहले P1 pressure है, V1 volume है, इन दोनों का प्रोडक्ट। isothermal change आने के बाद यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, अगर प्रेशर मेजर करेंगे लेट्स से वो P2 है और वॉल्यूम V2 है तो P1V1 का प्रोडक्ट और P2V2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है। अभी इसी एक्सप्लेनेशन को हमने नेक्स्ट कैरी ऑन करना है, जिसमें हमने देखना है कि आइसोथर्मल में वर्क डन किस तरीके से होता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट क्या बनती है। अब हमने देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन किस तरीके से होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म क्या बनती है। तो यहां पर अब हम आइडियल गैस की बात करें, उसी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू किया है। In case of an ideal gas, the potential energy associated with its molecules is zero. देखो आइडियल गैसेस के केस में मैंने आपको केटीजी में पढ़ाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होती, कोई अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। जब कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं होती तो इसका मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं पोजेस करते। आइडियल गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स के पास जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं और मूविंग मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आइडियल गैसेस के केस में जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी वजह से हमने लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल्स इज जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स,
क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इट्स मीन जो इंटरनल एनर्जी है वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड कर रही है। इसी वजह से हमने लिखा है हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। देखो बच्चों, जब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यहां पर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी में फिर कोई चेंज होगा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यानी किसी भी सिस्टम में जब आप हीट एंटर करेंगे तो हीट कितने तरीकों से यूज होगी? दो तरीकों से यूज होगी। पहले तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और इसके साथ साथ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहां पर तो डेल्टा यू जीरो है, जब डेल्टा यू जीरो होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ किस वक्त होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहां पर फिर क्या लिखेंगे? व्हेन डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, व्हेन डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो कमा देन, तो इस केस में क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू एंड दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जितनी हीट आप सिस्टम में एंटर करेंगे वो हीट क्या हो जाएगी? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो। अब यहां पर इसी को मजीद समझने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं, ये रफ वर्क है जो मैं इस तरफ कर रहा हूं। कंटेनर में क्या है? यहां पर ये एक पिस्टन अटैच्ड है, ये एक पिस्टन अटैच्ड है इस तरीके से, और इसमें यहां पर गैस प्रेजेंट है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? प्रेजेंट है। अब लेट से ये गैस क्या करती है? एक्सपैंड करती है। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो यहां पर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि गैस वर्क डन करेगी। देखो, जब गैस एक्सपैंड होगी तो लाजमी तौर पर इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब वर्क डन करेगी कोई भी बॉडी, जब वर्क डन करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्यों इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहां पर जब ये सिस्टम वर्क डन करेगा, यानी इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाएगा, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इंटरनल एनर्जी की डिक्रीज करने का क्या मतलब है? कि यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यहां पर क्या डिक्रीज करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन हमने तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ी थोड़ी आराम आराम से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इट्स मीन कि अगर आइसोथर्मली कोई सिस्टम एक्सपैंड करता है तो उस केस में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्लोली स्लोली, ताकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। यहां पर इसी वजह से लिख दिया दस इफ गैस एक्सपेंड्स, कि अगर गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है, तो इस केस में क्या होगा? कि एक्सटर्नल वर्क करेगी वो, यानी कि सराउंडिंग पर सिस्टम वर्क करेगा। जब गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन मूव करेगी, यानी कि सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर, तो उस केस में क्या होगा? एन अमाउंट ऑफ हीट Q हैज टू बी सप्लाइड टू द गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आइसोथर्मल चेंज, कि एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? उसका टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ हीट Q सप्लाई करनी पड़ेगी सिस्टम को। तो इसी वजह से लिखा है कि अगर गैस एक्सपेंड करती है और एक्सटर्नल वर्क करती है W, तो क्या करना पड़ेगा? हीट Q सप्लाई करनी पड़ेगी गैस को, ताकि आइसोथर्मल चेंज हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि आइसोथर्मल चेंज किन कंडीशंस में अक्कर होता है। इसको समझने से पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, जो कि एक प्रॉपर कंसेप्ट है, प्रॉपर फीलिंग है। तो अब मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट देने जा रहा हूं, यहां पर आपने थोड़ा तवज्जो से सुनना है इसको। देखें, लेट से यहां पर ये एक कंटेनर है, ये क्या है? एक कंटेनर है जिसमें यहां पर ये एक पिस्टन है। ऑलरेडी मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर को पढ़ते हुए सिस्टम में हम यही लेंगे
कंटेनर लेंगे, उसमें पिस्टन लेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स सारी की सारी इस कंटेनर और पिस्टन में फंसी हुई नहीं है, बल्कि थर्मोडायनेमिक्स काफी वास्ट सब्जेक्ट है और इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो यहां पर लेट्स से ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में इस तरह से प्रेजेंट है, जो कि रेंडमली मूव कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेट्स से मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करके इस गैस को कंप्रेस करता हूं। मैं क्या करता हूं? फोर्स अप्लाई करके गैस को कंप्रेस करता हूं, यानी कि यहां पर मैं एक्सटर्नल वर्क करूंगा। क्या करूंगा? एक्सटर्नल वर्क करूंगा। जब एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पर करूंगा, यानी कि सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगी, तो उस केस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऑलरेडी हम फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि जब भी बाहर से सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो उस वर्क की वजह से क्या होगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या कहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यहां पर इस बात को गौर से समझना है, तो इस केस में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब यह है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, यानी कि डेल्टा यू भी क्या है? जीरो है। जब यहां पर वर्क करेंगे, बाहर से गैस को कंप्रेस करने के लिए सिस्टम पर वर्क करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो चेंज फिर जीरो तो नहीं रहेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इन शॉर्ट टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंप्रेशन के केस में हमें इसमें से हीट को रिमूव करना पड़ेगा, यहां पर कोई कोल्ड रिजर्वायर लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां से हीट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। इस सिस्टम से हीट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहे और इंटरनल एनर्जी क्या रहे? जीरो रहे। ये तो होगा कंप्रेशन का केस। अब लेट्स से अगर यहां पर एक्सपेंशन होती है, क्या होती है? एक्सपेंशन होती है। मान लो ये सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर कंसीडर किया है, यहां पर इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो इस केस में क्या होगा कि गैस वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पर, यानी कि सिस्टम वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग पर। जब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क डन करेगा तो इस केस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। देखो सिस्टम ने वर्क कर दिया है, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, आपको भूख लगती है, इसी तरह से सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर तो उस केस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया था तो उस केस में क्या हुआ था? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की थी। लेकिन अब सिस्टम क्योंकि सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहा है एक्सपेंशन के केस में, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तब भी चेंज जीरो नहीं होगा, लेकिन हमें यहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो रखना है। देखो यहां पर जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बस ये वाले जो 3 पॉइंट्स है ना, ये तो आप गोल कर पी लो कि जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उस केस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। ये पॉइंट्स बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, अगर बोर्ड के पेपर्स में ना भी आए तो एमडी कैट के पेपर में अक्सर होते हैं। डिफरेंट एंट्री टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस तरह के पिन पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को वहां पर याद ही नहीं रहता कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। देखो जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो लाजमी तौर पर जीरो होगा। इसी वजह से हमने लिखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। जब कंप्रेशन होगी, एक्सपेंशन होगी, तो ये वाले तीनों रूल्स क्या होंगे? फॉलो होंगे। इन तीनों को फॉलो करवाने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ता है? हीट को ऐड करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखें यहां पर जब हीट ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, देखो किसी सिस्टम को हीट करने में टाइम लगता है या फिर किसी सिस्टम में से हीट को रिमूव करने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो इसका मतलब यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस होने में टाइम लेता है। तो इसी वजह से हमने लिखा है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्स टाइम। देखो जब हम सिस्टम में से हीट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सिस्टम से बाहर हीट ट्रांसफर होगी इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक्सपेंशन के केस में बाहर से सिस्टम में हीट जाएगी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा।
तो इसके लिए कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड होगा। जब टाइम रिक्वायर्ड होगा तो इसी वजह से हम कहते हैं सो टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन लाजमी तौर पर स्लोली होनी चाहिए, तेजी से नहीं होना चाहिए। जब गैस की एक्सपेंशन और कंप्रेशन स्लोली होगी तो उसी केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। बस यही वाले दो मेन पॉइंट्स थे जिनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये पॉइंट्स समझ आ गए हैं तो देन आइसोथर्मल प्रोसेस फिर फिंगर टिप्स पर है। नेक्स्ट अब हमने यहां पर ग्राफ बना दिया। ये बिल्कुल वही वाला ग्राफ है जो कि हमने बॉयल्स लॉ में बनाया था, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। ये पीवी ग्राफ है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आप पीवी ग्राफ बनाएंगे यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो उस केस में ये वाली जो कर्व आती है, ये वाली कर्व, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं, आइसोथर्म। तो यहां पर हमने लिख दिया द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कि ऐसी कर्व जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म। अब आपने इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है। देखो ये ग्राफ कहां से बनाया है, वही बॉयल्स लॉ वाला कंसेप्ट यूज करके बनाया है। बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। देखो प्रेशर वाई कहलाएगा, प्रेशर के कम होने से मुराद यह है कि नीचे आएगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से मुराद यह है इस तरह से आगे जाएगा एक्स में। देखो वॉल्यूम आगे जा रहा है, वॉल्यूम आगे जा रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी वजह से ये ग्राफ इस तरीके से आया है। और जब भी इन्वर्सली रिलेटेड क्वांटिटीज का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इसी पैटर्न का बनता है, और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ऑलरेडी मैं आपको बॉयल्स लॉ वाले लेक्चर में बता चुका हूं, दिस ग्राफ इज नोन एज हाइपरबोला। और यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हमने इसको क्या नाम दिया है, आइसोथर्म का नाम दिया है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P1, वॉल्यूम कितना है, V1, तो P1 V1। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको T1 T2 नहीं कहना, टेम्परेचर पहले भी T था, आइसोथर्मल चेंज होने से पहले भी T था, आइसोथर्मल चेंज होने के बाद भी क्या है, T ही है। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुए, प्रेशर P2 हो गया है, वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, P1 V1 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बिफोर आइसोथर्मल चेंज। P1 V1 ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम बिफोर आइसोथर्मल चेंज। प्रेशर P2 और V2 ये क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आफ्टर आइसोथर्मल चेंज। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यही वाले P1 V1 थे, ये वाला P1 V1 इधर इज इक्वल टू ये वाला P2 और ये वाला V2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देना है। ग्राफ में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर T1 T2 लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से कर देते हैं, जब मैं पेपर्स चेक करता हूं तो उन्होंने T1 T2 लिखा हुआ होता है और वो क्या सोचते हैं कि यहां पर 1 1 है, यहां पर 2 2 है। नहीं, यहां पर जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर पहले भी T रहेगा, बाद में भी क्या रहेगा, T रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का भी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां तक था आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ, और एडियाबैटिक प्रोसेस को आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से समझना है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझें, आप लोग तैयार हैं? 1 2 3। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए अब एडियाबैटिक प्रोसेस को समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ये एक बॉटल है जिसमें ये कुछ स्पिरिट प्रेजेंट है और इसके साथ ये एक पंप है। अभी इस बॉटल में मैं एयर फिल करूंगा, यहां पर इस तरीके से मैं इसको अटैच करता हूं। अटैच करने के बाद यहां पर एयर फिल करूंगा कुछ इस तरीके से। अभी पंपिंग करते हैं एयर की और एयर को फिल करते हैं। यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर अभी हमने इसमें अच्छी खासी एयर फिल करनी है। एयर फिल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी यहां पर इस बॉटल में एयर फिल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। अब क्या करना है, इस बॉटल के कैप को फौरन ओपन करना है, रैपिडली ओपन करना है। जब मैं इसको रैपिडली ओपन करूंगा तो आपने ऑब्जर्व करना है कि बॉटल में क्या होगा। यहां पर इसको पहले थोड़ा सा शेक कर लेते हैं इस तरीके से। अभी मैं इसको ओपन करूंगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि बॉटल में क्या होगा। जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर ये आपको जो कंडेंसेशन होती हुई नजर आई है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए अब एडियाबैटिक प्रोसेस को समझते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है।
यहां तक आपने ये तो देख लिया कि एक्सपेरिमेंटली एडियाबैटिक प्रोसेस किस तरीके से होता है। एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एडियाबैटिक प्रोसेस रैपिडली होता है, ये स्लोली नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि वो स्लोली होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा रैपिडली होता है। तो सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस का आपने याद रखना है वो ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस रैपिडली होता है। अब ये दो प्रोसेसेस मैंने आपको करके दिखाए हैं, एक बैलून को पॉप करने वाला, दूसरा मैंने आपको बॉटल में कंडेंसेशन करके दिखाई है। इन दोनों प्रोसेसेस में एक्चुअली हुआ क्या है, ना तो बाहर से कोई हीट एंटर हुई है और ना ही हीट सिस्टम में से लीव हुई है। देखो प्रोसेस इतना जल्दी हुआ है कि हीट को एंटर होने का या लीव करने का टाइम ही नहीं मिला। अब एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने बैलून को पॉप किया था तो उस केस में बैलून में एयर का प्रेशर ज्यादा था, एयर ने जल्दी से एक्सपैंड होना था। आपने जनरल रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जब एयर एक्सपैंड होगी, कोई भी गैस एक्सपैंड होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर कम होगा। यहां पर जब मैंने बैलून को पॉप किया तो वाकई टेम्परेचर कम हुआ था। मुझे किस तरीके से फील हुआ कि यहां पर अच्छी खासी मुझे ठंडक सी फील हुई थी जो बैलून में एयर फिल्ड थी। हालांकि जो एयर पहले फिल्ड थी वो रूम टेम्परेचर पर ही प्रेजेंट थी, लेकिन जब मैंने उसको पॉप किया तो वो एयर क्या हुई, एक्सपैंड हुई। जैसे ही एक्सपैंड हुई है तो सडनली एक्सपैंड हुई है, वहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सका। जब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सका तो टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो जब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सका यानी कि हीट ना तो सिस्टम में एंटर हो सकी है और ना ही लीव हो सकी है, तो वहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया था। दूसरे केस में मैंने क्या किया, एक बॉटल में कुछ स्पिरिट लिया था, उसमें बहुत सारी एयर फिल करके अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा कर दिया था बॉटल में। अब फिर फौरन जब मैंने बॉटल को ओपन किया तो वो जो एयर अंदर कंप्रेस थी वो फौरन से बाहर निकलकर एक्सपैंड हुई। जैसे ही एक्सपेंशन हुई, अब होना तो ये था कि हीट ट्रांसफर होती, हीट सिस्टम में एंटर होती, टेम्परेचर मेंटेन रहता, लेकिन प्रोसेस इतना रैपिडली हुआ है कि वहां पर हीट एंटर नहीं हो सकी। जब हीट एंटर नहीं हो सकी, एक्सपेंशन बहुत ही जल्दी से हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ है और वहां पर आपको क्लाउड्स बनते हुए नजर आए थे। तो इन शॉर्ट जब ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस हैं तो इनमें हमें समझ आया कि ना तो इसमें हीट एंटर हो सकी थी और ना ही हीट लीव हो सकी थी। तो बच्चों इस तरीके के प्रोसेस जिसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही हीट लीव हो सकती है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी वजह से आपकी बुक में लिखा गया है अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट एंटर होती है ना ही लीव होती है सिस्टम में, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमने देखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन किस तरीके से होगा, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें क्या चेंज आएगा। सिंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है और ना सिस्टम से लीव कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि चेंज इन हीट जीरो होगा, यानी कि डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा तो अब फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाएगा, यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जो हीट सिस्टम में एंटर हुई है वो किधर किधर यूज होगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और इसके साथ साथ वो वर्क में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहां पर तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू जीरो है, सिस्टम में हीट एंटर हो ही नहीं सकती और ना ही सिस्टम से हीट लीव हो सकती है। व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो कमा देन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहां से अगर आप डब्ल्यू फाइंड करें यानी वर्क फाइंड करें तो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। यहां पर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का मतलब यह है कि जब सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही हीट लीव हो सकती है, तो सिस्टम जितना भी वर्क परफॉर्म करेगा वो सारे का सारा एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। यानी जब गैस एक्सपैंड करेगी, सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर, तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी वजह से यहां पर डिक्रीज को शो करने के लिए माइनस का साइन आ रहा है, यानी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब हमने देखना है कि जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती थी, इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरीके से कंप्रेशन होती है, किस तरीके से एक्सपेंशन होती है, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये किस तरीके से होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, यहां पर पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, क्या है, ये एक कंटेनर है,
इसमें गैस प्रेजेंट है। ये जस्ट रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है। अब यहां पर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बाहर से कोई हीट एंटर भी नहीं हो सकती और कोई हीट लीव भी नहीं हो सकती। मान लीजिए एक कंटेनर है और इसके ऊपर ये इस तरीके से पिस्टन अटैच्ड है, यानी कि एक सिस्टम है जिसमें यहां पर गैस प्रेजेंट है और यहां पर एक पिस्टन अटैच्ड है। अब यहां पर अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होनी है, यानी ना तो हीट एंटर कर सकती है और ना ही हीट सिस्टम से लीव हो सकती है। जब सिस्टम को हीट दी भी नहीं जा सकती, निकाली भी नहीं जा सकती, तो जितना भी वर्क डन होगा वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। यानी यहां पर अगर ये पिस्टन ऊपर मूव करेगी, ये गैस एक्सपैंड होगी और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो इसी वजह से हमने लिखा है इफ द गैस एक्सपैंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क। देखो जब गैस एक्सपैंड होगी तो गैस क्या करेगी, वर्क डन करेगी, यानी सिस्टम वर्क डन करेगा सराउंडिंग पर, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहां पर एक्सपेंशन होगी। इट इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर ये जो वर्क डन होगा ये इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वजह से वर्क डन होगा। जब वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल हो जाता है। यही बात अभी मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाई थी। यहां पर जैसे ही इसमें मैंने एयर प्रेशर बनाकर सडनली ओपन किया था तो जो गैस इस बॉटल में कंप्रेस हो चुकी थी वो फौरन से एक्सपैंड हुई, रैपिडली एक्सपैंड हुई। जब रैपिडली एक्सपैंड हुई तो यहां पर आपको कंडेंसेशन देखने के लिए मिली, यानी यहां पर फॉग बन गई थी। यहां पर आपने देखा कि प्रॉपरली एक क्लाउड बन गया है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, क्योंकि गैस सडनली एक्सपैंड हुई थी। तो यहां पर भी हमने यही देखा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में जब गैस सडनली एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर फॉल कर जाता है। टेम्परेचर क्यों फॉल किया है, क्योंकि बाहर से हीट नहीं मिल रही। आइसोथर्मल में क्या होता था, बाहर से हम हीट देकर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, बाहर से आप हीट एंटर नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में क्या होगा, देखो कंप्रेशन का क्या मतलब है, फोर्स अप्लाई करो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क डन करेगी, तो इस केस में क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी। देखो जब सिस्टम पर वर्क डन होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि जब बाहर से वर्क डन करेंगे इसको कंप्रेस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन करने की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब आइसोथर्मल के केस में क्या होता था कि वो इंटरनल एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्योंकि हीट ना तो एंटर कर सकती है ना लीव कर सकती है, तो फिर यहां पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता था कि वहां पर टेम्परेचर राइज नहीं होता था, हीट सिस्टम में से निकाल ली जाती थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब वर्क डन किया है, गैस कंप्रेस हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, हीट सिस्टम में से बाहर नहीं निकल सकती। तो इसी वजह से हमने लिखा है इन एन एडियाबैटिक कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस, यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, यानी वर्क डन ऑन द गैस हुआ है, हमने इसको कंप्रेस किया है। तो यहां तक आपको समझ आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। इस लेक्चर में जो मेन आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं वो यही वाले 4 पॉइंट्स। अब चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ। एग्जांपल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहली एग्जांपल है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ए बर्स्टर। जिस तरह मैंने आपको बैलून पॉप करके दिखाया कि एक्चुअली ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ए बर्स्ट टायर ये भी क्या है, एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखो टायर के बर्स्ट होने से पहले जो एयर है वो ट्रैप्ड है उसमें। अब क्या होगा, जैसे ही टायर बर्स्ट होगा तो वहां से एयर फौरन रिलीज होगी बाहर की तरफ, यानी पहले एयर क्या थी, कंप्रेस थी, वो गैस कंप्रेस थी। फौरन जब एक्सपैंड होगी तो हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहां पर फॉल करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही जल्दी से होता है, यानी इतना जल्दी होता है कि हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता, हीट को ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिलता, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि हम कहते हैं नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम में एंटर और लीव ना करे तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रोसेस इतना जल्दी हो कि हीट को टाइम ही ना मिले। जब हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा तो कैसे एंटर या लीव होगी। इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ए बर्स्ट टायर, इट इज एग्जांपल ऑफ
एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज पासिंग। देखो साउंड वेव एक्चुअली है क्या, साउंड वेव इज द सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। रेयरफेक्शंस एक्चुअली एक्सपेंशन को ही कहते हैं, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली जो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है एक्चुअली एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ एयर हो रही है। तो यहां पर ये जो एयर की एक्सपेंशन और कंप्रेशन है ये एक्चुअली इतनी फास्ट होती है कि इसमें हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलता। जब हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलता तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये तो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है, यहां पर दोबारा देख लेते हैं। मैंने इसमें एयर अच्छे तरीके से फिल कर दी है बॉटल में। अब जैसे ही मैं यहां से इस कैप को रैपिडली ओपन करूंगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ही जल्दी परफॉर्म होता है। तो यहां पर मैं ओपन करता हूं, आप ऑब्जर्व करिए इसमें ये जो क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं, अच्छा खासा इसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो चुका है। दिस इज द वे हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। तो यहां पर जो क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली एग्जांपल ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में फिर किस तरीके से फॉर्म होते हैं, एक्चुअली साइंस क्या कहती है, देखो जब एयर राइज करती है, नीचे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो जब एयर राइज करती है, मान लो एयर का एक पैकेट एक पार्सल है, एयर मूव करके गई ऊपर, ऊपर जाके जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वो एक्सपैंड होती है। जब सडन एक्सपेंशन होती है तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है, वो कूल डाउन हो जाती है। वहां पर फिर क्या बनते हैं, ड्राफ्ट्स बनते हैं, जिनकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो इसी वजह से हमने लिखा है क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब चलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की बेसिक कंडीशन क्या है। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि वो रैपिड होता है, तो यही बेसिक कंडीशन उठाकर लिख भी देते हैं। कंडीशन में अब यही बात लिखती है, एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेसेस रैपिडली। यानी गैस क्या होगी, रैपिडली एक्सपेंड करेगी, रैपिडली कंप्रेस करेगी। जैसे भी मैंने यहां पर आपको दिखाया कि गैस रैपिडली एक्सपेंड की थी, तो जब गैस रैपिडली कंप्रेस या एक्सपेंड होगी तो उस केस में हीट तो एंटर या लीव नहीं हो सकेगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेसेस रैपिडली, particularly when the gas is contained in an insulated cylinder। यानी इंसुलेटेड सिलेंडर में गैस होनी चाहिए। इंसुलेटेड सिलेंडर का क्या मतलब है, जिसमें हीट ना तो एंटर हो सके ना ही लीव हो सके। तो इंसुलेटेड सिलेंडर में जो गैस प्रेजेंट होगी उसको जब कंप्रेस या एक्सपेंड किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस अकर होगा, क्योंकि वहां पर हीट ना तो लीव कर सकती है और ना ही सिस्टम में एंटर हो सकती है। यहां पर रैपिड प्रोसेस को समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है और आपको उसमें से निकलकर चिप्स खरीद के लाने पड़े, तो क्या आप ऐसा करेंगे, तेज चलती हुई गाड़ी में से निकलना है और चिप्स खरीद के लेके आके वापस बैठना है? तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में से आप निकल नहीं सकते, तेज चलती हुई गाड़ी में से। तो इसी तरह से जब प्रोसेस तेजी से होता है तो वहां पर हीट भी उस सिस्टम में से निकल भी नहीं सकती और एंटर भी नहीं हो सकती। अब यहां पर हमने ये देखना है कि जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ फॉलो होता था, इस तरह क्या यहां पर भी कोई लॉ फॉलो होता है? देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन के केस में, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पहले पढ़ा चुका हूं। तो इट्स मीन यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। देखो कंप्रेस करेंगे प्रेशर भी बढ़ेगा, एक्सपेंड करेंगे प्रेशर कम होगा, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है। और जब कंप्रेस एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब है P, V और T इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई वेरिएबल भी कांस्टेंट नहीं रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में से। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो गैस लॉज पढ़े थे, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ल्यूसेक्स लॉ, उनमें से कोई लॉ भी एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि तीनों लॉज में कोई ना कोई वेरिएबल कांस्टेंट होना जरूरी है। यहां पर कोई वेरिएबल भी कांस्टेंट नहीं है, यानी तीनों स्टेट वेरिएबल्स में से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में से कोई एक वेरिएबल भी कांस्टेंट नहीं है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां पर वो वाला कोई लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट ने थोड़ी सी छानबीन करना शुरू की कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये फिर कौन से रिलेशन को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, बॉयल्स लॉ नहीं फॉलो हो सकता। तो यहां पर फिर उन्होंने एक रिलेशन निकाला और उन्होंने बताया कि पीवी गैमा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर यानी पीवी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। बॉयल्स लॉ कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा।
क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर गैमा का फैक्टर आ चुका है। देखो गैमा एक्चुअली रेशियो है। क्या है गैमा? ये एक रेशियो है। किस किस की रेशियो है? सीपी ओवर सीवी की। अब आपके जहन में आएगा सर सीपी सीवी क्या होते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं यहां पर समझाऊंगा इनको। देखो यहां पर इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं रफ साइड पे। पहले आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझना पड़ेगा। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अगर मैं 1 किलोग्राम सब्सटेंस लेता हूं, कोई गैस लेता हूं, वाटर लेता हूं, कोई एक सब्सटेंस लेता हूं 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, मान लो पहले 273 केल्विन है, मैंने 274 केल्विन करना है, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से राइज करने के लिए, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट वुड बी नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर अगर मैंने 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो मुझे जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया? 1 किलोग्राम। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम है, अगर 1 किलोग्राम किसी एक गैस का ले, फिर 1 किलोग्राम किसी दूसरी गैस का ले, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होंगे। यानी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कुछ और होंगे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, 1 किलोग्राम ऑफ वन गैस में कुछ और होंगे, दूसरी गैस में कुछ और होंगे, तीसरी गैस में कुछ और होंगे, यानी डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट होंगे। तो यहां पर फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इस डिफरेंट के साथ सेपरेटली डील करने के बजाय क्यों ना हम ये कह दें कि 1 मोल ऑफ गैस, क्या कह दें? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहेंगे तो उसमें तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हो जाएंगे। वो जो एवोगाड्रो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करें तो उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे बच्चों? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी 1 मोल सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट वुड बी नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर यही इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रख के करेंगे तो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर यही प्रोसेस हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए करेंगे तो वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर मैंने राइज करना है 1 केल्विन से, और इस प्रोसेस के दौरान मैं प्रेशर को फिक्स रखूंगा तो दैट वुड बी सीपी, और अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स रखूंगा तो दैट वुड बी सीवी। तो यहां पर फिर आपको सीपी सीवी समझ आ गया। अब यहां पर एक्चुअली जो गैसेस हैं उनके लिए ये 1 से बड़ा ही होता है, 1 से छोटा नहीं होता, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जब गैमा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1.2 1.3 कुछ भी 1 से बड़ी, जब 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि v पावर गैमा जो है, v पावर गैमा ये ग्रेटर होगा v से। यानी v पावर गैमा क्या होगा? ग्रेटर होगा v से, बिल्कुल, क्योंकि पावर में कुछ आ गया है। तो यहां पर फिर साइंटिस्ट ने यही कहा कि पीवी गैमा कांस्टेंट होगा। इसका प्रॉपर एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है, वो बीएस लेवल पर हम स्टूडेंट्स को कराते हैं, आपके लेवल पर इसका प्रूफ नहीं है। यहां पर आपने इतना याद रखना है कि एडियाबैटिक केस में पीवी गैमा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पीवी गैमा कांस्टेंट, पीवी गैमा कांस्टेंट, बस याद कर लो पीवी गैमा कांस्टेंट। तो यहां पर फिर गैमा के बारे में यही कहानी उठाकर लिख देते हैं कि गैमा क्या है? रेशियो है। किस किस की रेशियो है? सीपी और सीवी की। वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी गैमा क्या है? सीपी और सीवी। सीपी और सीवी की रेशियो है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमने आइसोथर्मल में पढ़ा था, उसका आपने ग्राफ देख लिया है। लेकिन अब एडियाबैटिक प्रोसेस में PV ग्राफ कैसा होगा? देखो यहां पर क्योंकि रिलेशन चेंज हो गए, PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ भी डिफरेंट होगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कुछ डिफरेंट आएगा। तो चलिए अब उसी ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहां पर अब एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में PV ग्राफ बना दिया है, और ये जो कर्व आई है दिस इज नोन एज एडियाबैट। इसी वजह से हमने लिखा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबैट। जिस तरह वहां पर जो कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती थी उसको हम आइसोथर्म कहते थे, यहां पर जो कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? एडियाबैट। तो यहां पर ये जो ब्लू वाली कर्व है दिस इज नोन एज एडियाबैट,
और ये जो रेड वाली कर्व है ये हमने फॉर द कंपैरिजन ड्रा की है ताकि आपको मालूम होता रहे कि ये आइसोथर्म है। आइसोथर्म इस तरीके से है, एडियाबैट इस तरीके से। अब आइसोथर्म और एडियाबैट में डिफरेंस क्या है? एडियाबैट ज्यादा स्टीपर है, आइसोथर्म कम स्टीपर है। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं एडियाबैट और आइसोथर्म में डिफरेंस का। अगर आपको कहीं पर पहचानना पड़ जाए, दो कर्व्स दी जाए, उनमें कहा जाए कि इनमें एडियाबैट कौन सी है और आइसोथर्म कौन सी है, तो याद रखें जिस झूले में थोड़ा ज्यादा मजा आए ना वो हमेशा एडियाबैट होगा, जिसमें कम मजा आए वो कौन सी होगी? आइसोथर्म। यानी जो कर्व ज्यादा स्टीपर हो, जैसे कि ये है, दिस इज एडियाबैट। अब क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से भी होती है ये कर्व्स, मान लो इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी एडियाबैट है कौन सी आइसोथर्म है, यहां पर मान लो ये एक पीवी ग्राफ है, जस्ट वैसे रफ साइड पे ड्रा किया, इधर पी है इधर वी है। अब कैसे निकालोगे? तो यहां पर वो ऊपर नीचे वाला रूल फेल हो जाता है। अगर आप भी ये सोचकर बैठे थे कि नीचे वाली एडियाबैट और ऊपर वाली आइसोथर्म, तो इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग रूल। ये कोई रूल नहीं है कि नीचे वाली एडियाबैट और ऊपर वाली आइसोथर्म, ऐसा नहीं होता। जो यहां से इस तरीके से होती है यानी ज्यादा स्टीपर होती है, इसमें ढिलवान ज्यादा होती है, यानी ऐसा झूला जिसमें ज्यादा मजा आए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबैट को। और जिसमें कम मजा आए वो आइसोथर्म। देखो यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि कौन से वाले झूले में ज्यादा मजा आएगा, इस वाले में ज्यादा मजा आएगा या इस वाले में? देखो यहां पर मुझे तो लग रहा है कि इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा स्टीपर है और ये कम स्टीपर है, इस तरीके से इसमें कम मजा आएगा। तो यहां पर फिर ये वाली जो कर्व है इट वुड बी एडियाबैट और ये नीचे वाली क्या होगी? आइसोथर्म। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है, एक्चुअली आपने नोट्स में ये वाला ग्राफ बनाना है जो कि आपकी बुक में है। ये जस्ट आपको इसलिए बताया है ताकि आपके ज़हन से ये वाला रूल निकल जाए कि नीचे वाली एडियाबैट होती है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे वाली एडियाबैट है ऊपर वाली आइसोथर्म है। हमेशा जो इस तरीके से ज्यादा ढिलवान वाली होगी, ज्यादा स्टीपर होगी, वो कौन सी होगी? एडियाबैट। और दूसरी क्या होगी? आइसोथर्म, जो कम स्टीपर होगी। अब एक्चुअली ये इस तरीके से क्यों है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। आइसोथर्म ऐसे क्यों है, एडियाबैट ऐसे क्यों है? देखो एडियाबैटिक केस में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन ऊपर गैमा भी होता है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पर लेट से अगर मैं वॉल्यूम की कोई वैल्यू एंटर करता हूं तो मुझे प्रेशर की कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू एंटर करता हूं, जो वैल्यू यहां पर एंटर की है वो यहां पर एंटर करता हूं। अब जब इसकी पावर लूंगा तो v पावर गैमा, ये बड़ा होगा v से, ऑब्वियसली किसी चीज की पावर लीजिए तो वो बड़ी हो जाती है। यहां पर इसकी पावर लेंगे और ये बड़ी हो जाएगी, और पावर भी याद रखिए 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी तो फिर और केस बन जाएगा। यहां पर पावर क्या है, 1 से बड़ी पावर है। अगर 1 से बड़ी पावर होगी तो उस केस में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, यानी v से बड़ा होगा एनीहाउ। तो यहां पर जब v पावर गैमा v से बड़ा है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 ओवर v पावर गैमा फिर स्मॉल आएगा, क्योंकि देखो 1 के नीचे अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी या फिर डिवाइड में कोई बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा ना। यानी यहां पर ये वाला p कम होगा, ये वाला p कम होगा क्योंकि यहां पर वैल्यू बड़ी है। ये वाला p क्या होगा? ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो ये कौन सा केस था? एडियाबैटिक। p कम होना चाहिए ना, तो एडियाबैटिक के केस में बच्चों p नीचे होगा, और आइसोथर्मल के केस में जो कि ये वाला केस है p बड़ा होगा, तो एडियाबैटिक की बनिस्बत ये क्या है? बड़ा है। यहां पर देखो p ऐसे चल रहा है, यहां पे p की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे p की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पर p की वैल्यू कम, यहां पर p की वैल्यू ज्यादा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्म एंड एडियाबैट। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। यहां पर फिर हमने पॉइंट्स भी लगा दिए, P1 V1 T1 P2 V2 T2। देखो आइसोथर्मल के केस में हमने T1 T2 नहीं लिया था क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो इस केस में फिर हम T1 और T2 लिखेंगे। यानी बिफोर एडियाबैटिक चेंज अगर टेम्परेचर T1 था तो आफ्टर एडियाबैटिक चेंज टेम्परेचर T2 हो सकता है। इसी वजह से हमने लिखा है इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। और इसी तरह से यहां पर प्रेशर कितना है? P2 है, वॉल्यूम कितना है? V2 है और टेम्परेचर कितना है? T2 है। तो यहां से ये आपको ग्राफ भी समझ आ चुका है। ये सारे का सारा जस्ट रफ वर्क था। अब ये जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट लॉ के साथ मिलाकर। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड आल्सो एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाता है।
और कभी कभी तो फर्स्ट लॉ पूरा अकेला भी आ जाता है, वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ के साथ मिलाकर लॉन्ग भी कभी कभी आ जाते हैं, और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, सेपरेटली पूछे जाते हैं। आइसोथर्मल को सेपरेटली पूछा जाता है, एडियाबैटिक को सेपरेटली पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर मैं कोई प्रॉपर डिफरेंस नहीं लिख रहा, जस्ट रफ साइड पर आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, एक साइड पर क्या लिखोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरी साइड पर क्या लिखोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर भी क्या होगा, प्रोसेस हो गई। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वही वाली डेफिनेशन के टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। इसी तरह से यहां पर भी डेफिनेशन होगी, और इसकी क्या डेफिनेशन होगी, जिसमें ना तो हीट एंटर होती है ना ही लीव होती है। डेफिनेशन के बाद सेकंड पॉइंट यहां पर हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इधर आपने लिख देना है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, यहां पर क्योंकि ये स्लो होता है तो इधर स्लो वाला जुमला लिख देंगे, और इधर कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, रैपिड वाला, यानी फास्ट या फिर रैपिड, रैपिड या फिर फास्ट लिख देंगे। वो आपने पूरा सेंटेंस लिखना है जो कि आपको मैंने नोट्स में लिखवाया है। इसके बाद आपने 4th नंबर पर लिख देना है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म। तो यहां पर क्या होगी, आइसोथर्म। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, एडियाबैट। आपने क्या करना है, यहां पर पूरी डेफिनेशन लिखनी है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म, द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैट। और यहां पर एडियाबैटिक के केस में आपने ये भी लिख देना है कि ये क्या होती है, स्टीपर होती है। तो यहां पर अगर इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन में 4 डिफरेंसेस लिख देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। अब एक फॉर योर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड आपकी बुक में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन में कुछ साइन कन्वेंशंस डिस्कस किए गए हैं। ऑलरेडी मैं आपको हीट एंड वर्क में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वहां पर हीट के बारे में इतना नहीं बताया था, तो यहां पर हीट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, लेट्स से अगर ये एक सिस्टम है, बस जस्ट समझना है, नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो इसको अच्छे तरीके से, ताकि आपको फिर न्यूमेरिकल समझ आ सके। सिस्टम है और सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो यहां पर हीट क्या होगी, पॉजिटिव, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो यहां पर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, और सिस्टम हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में वर्क भी नेगेटिव होगा, हीट के साथ भी माइनस का साइन आएगा। हीट एंड वर्क वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स देकर के भी समझाया था, और कुछ डेली लाइफ ट्रिक्स भी बताई थी, जिनको यूज करते हो आप याद रख सकते हैं। देखो, हीट दे रहे हो प्लस क्यू, वर्क ले रहे हो प्लस डब्ल्यू। यहां पर क्या कर रहे हो, वर्क से हीट की तरफ जा रहे हो, तो जो वर्क सराउंडिंग करेगी सिस्टम पर। देखो, शॉर्ट सी बात मैं आपको बताता हूं, बस एक ट्रिक याद रख लो, वर्क के साइन याद रख लो, हीट के खुद ब खुद आ जाएंगे, वर्क के याद रख लो, हीट के खुद ब खुद आ जाएंगे। देखो, अगर सिस्टम आपको वर्क करके दे रहा है, सिस्टम आपको दे रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, तो यहां पर बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। मान लो सिस्टम आपको दे रहा है, आप में एनर्जी आती जा रही है, बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग है। लेकिन अगर आप सिस्टम को दे रहे हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जा रही है, तो यहां पर फिर नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है। यानी वर्क डन बाय सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगी तो वहां पर माइनस डब्ल्यू होगा, लेकिन अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो वहां पर प्लस डब्ल्यू होगा। हीट एंड वर्क वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी कि लेट से यहां पर सिस्टम आपको पैसे दे रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, यानी आपके अकाउंट में रुपीस ऐड होते जा रहे हैं, बैलेंस बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। लेकिन अगर आप सिस्टम को देते जा रहे हैं, आप सिस्टम को देते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके अकाउंट में से माइनस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो यहां पर माइनस डब्ल्यू। और हीट क्या है, हीट के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। देखो, वर्क अगर सिस्टम पर हो रहा है तो नेगेटिव था, हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है तो पॉजिटिव। यहां पर वर्क सिस्टम कर रहा था, पॉजिटिव, हीट सिस्टम दे रहा था, नेगेटिव। आपने जस्ट वर्क के लिए याद करनी है साइन कन्वेंशंस, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, हीट के इसके अपोजिट हो जाएंगे, बस
सिंपल सी बात है। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि दोनों प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे और ये इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।